समझते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बता चुका हूँ मैं, फिर भी एक बार लिख लेते हैं सब कुछ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू टी एच डिनोट कर देते हैं थ्रेश, कई बार इसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, तो बस बट जनरल टर्म शुड बी इज एक्चुअली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो होता क्या बताया था मैंने, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पढ़ चुके हैं अपन। सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कॉन्सेप्ट है एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ बंडल, अभी बताया था किसके बराबर हो जाता है, वर्क फंक्शन के बराबर। तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होता है, उससे कम पे वर्क फंक्शन ही नहीं होता एनर्जी ऑफ पैकेट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी ऑफ पैकेट वर्क फंक्शन के बराबर हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। बट एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू होती है उस समय एनर्जी ऑफ फोटोन बिकम्स इक्वल टू वर्क फंक्शन, है कि नहीं? तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। मतलब अपन बोल सकते हैं एनर्जी एच न्यू टी एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी ऑफ पैकेट किसके बराबर होता है, वर्क फंक्शन। तो अगर अपन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, फाई डिवाइडेड बाय एच कर देंगे। रटो मत, समझ लो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, तुम्हें पता होना चाहिए एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ पैकेट वर्क फंक्शन बराबर हो तभी तो बाहर आता है, उससे कम होता तो बाहर ही नहीं आता, उससे ज़्यादा होता तो बाहर आता कुछ एनर्जी के साथ, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते। उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जहाँ जस्ट निकलना चालू होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फॉर्मूला जो था एच न्यू माइनस फाई इज के ई मैक्स, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच, फाई की वैल्यू क्या होगी, एच न्यू टी एच, कई बार ये यूज़ करते हैं इसलिए लिख लो, इसलिए समझ में आना चाहिए, इज इक्वल टू के ई मैक्स, दैट्स इट। के ई मैक्स को भी बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो एच न्यू एनर्जी ऑफ पैकेट माइनस वर्क फंक्शन ही है ये, क्योंकि एच न्यू टी एच क्या होता है, वर्क फंक्शन, कई के को हाफ एम वी स्क्वायर। कैसे समझ लोगे ना कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, तो फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप दिख रहा है, बट फिर भी मेरा काम है इसलिए बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सब बता दिया, ये बता दिया, जबकि इसको कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी, फिर भी चलो एक केस मान लेते हैं। ठीक है, मान लो म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, म्यू टी एच है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, मेटल पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट लाइट पे नहीं। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, ठीक है, न्यू टी एच बोलते रहा हूँ, न्यू है फ्रीक्वेंसी जो भी अपन डाल रहे हैं। ठीक है, तुम लोगों को आंसर करना है। ठीक है, यहाँ मैं रुकूंगा नहीं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो है। ठीक है, तुम लोगों को पॉज कर देना है, जब भी मैं पूछूंगा पॉज कर देना, सोचना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, दिस इज द ओनली वे टू लर्न। देखो पहली बात, आई एम वेरी श्योर अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो और ये वीडियो देख रहे हो, तब ये देख रहे हो कि तुम्हें समझना है, तो आई एम श्योर यू विल डू वॉट आई एज आई से। टाइम पास तो यहाँ पक्का 100% ये सब चीज़ देख के टाइम पास क्यों नहीं करता, कोई नहीं करता। और तुम अगर यूट्यूब खोल के बैठे हो तो टाइम पास के लिए कितने आसान ऑप्शन है, बस टाइप करना है, देयर इज अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर यू। आई एम श्योर इफ़ यू आर हियर यू डोंट वांट टू डू दैट टाइम पास। ठीक है, वो लाइफ में बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अच्छे से कर पाओगे अगर ये अभी पढ़ लोगे और समझ लोगे। ठीक है, सो न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, न्यू टी एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मान लो एक्सपेरिमेंट, इफ फ्रीक्वेंसी जो अपन डाल रहे हैं लाइट की वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। लाइट जो डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उस मेटल की, उससे, तो बताओ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। वही तो पढ़ा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे चालू होता है, उससे कम पे नहीं होता है, तो नोट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। इफ अगर फ्रीक्वेंसी बराबर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, बाद में फिर नेगेटिव रिपेल कर देगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, करंट आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। बट एक केस है जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका के ई कितना होगा, ज़ीरो, सारे ज़ीरो एनर्जी वाले निकलेंगे इलेक्ट्रॉन बाहर, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सो ये अपना ग्राफ था, लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, वो एक पूरा ग्राफ तो बता दे रहा हूँ मैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस बट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल हैव के ई मैक्स, के ई ज़ीरो, मैक्स बोलिए नहीं, सब एक ही वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ठीक है, फिर ये नेगेटिव बताया, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा लेकिन रिपेल्शन उसको यहाँ पहुँचा देगा, करंट आएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी से फ्रीक्वेंसी जो डाल रहे हैं लाइट की वो अगर ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा,
होगा। क्यों होगा? वही तो पढ़ा था, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी ऑफ पैकेट ज़्यादा होता है वर्क फंक्शन से, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। और तो और एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, क्योंकि सारी खर्च नहीं हो पाएगी, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की, कुछ की सारी खर्च हो जाएगी, है कि नहीं, अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस एंड रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल हैव काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 0 to K max. दिस इज ऑल अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं सिमिलरली, जब फ्रीक्वेंसी होती है तब वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, भाई वेव है तो वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक है। तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उस समय वेवलेंथ भी होगी, उस वेवलेंथ को जो स्पेशल नाम बोलते हैं, एंड दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ। कई बार थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही बोल देते हैं, बट जनरली क्रिटिकल वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ या क्रिटिकल वेवलेंथ। भाई जब फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ भी है, और जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी उस समय जो वेवलेंथ है उसको कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब अगर कट ऑफ वेवलेंथ निकालना है, क्रिटिकल वेवलेंथ निकालना है, कैसे निकालोगे? तो मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस बोल्स। अब इसको मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों बोला है मैंने, अभी समझ में आएगा। उससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ लोगे तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशनशिप है, ठीक है। देखो एच सी बाय लैम्डा कट ऑफ वर्क फंक्शन के बराबर हो गया, तो लैम्डा कट ऑफ निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। लैम्डा कट ऑफ कैसे निकालोगे? 5 को नीचे ले, लैम्डा कट ऑफ यहाँ ले जाओ, ऐसे भी निकाल सकते हैं। सी बाई लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होती है उस समय वेवलेंथ कट ऑफ होती है। समझ में आ रहा है? सिंपल सा है, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है उस समय उसको लैम्डा क्रिटिकल बोलते हैं या कट ऑफ बोलते हैं। ये क्यों बोला मैंने? मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। अभी देखो समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझ में आएगा, बट एक्चुअली अभी तक अगर थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा है यहाँ तक तो अपने आप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखो एच सी बाई लैम्डा कट ऑफ पर वर्क फंक्शन के बराबर है। तुमने लैम्डा को लैम्डा कट ऑफ से बढ़ा दिया, ये वैल्यू अगर बढ़ गई तो ये पूरी वैल्यू एनर्जी ऑफ पैकेट कम हो जाएगी। लैम्डा कट ऑफ पर एनर्जी ऑफ पैकेट वर्क फंक्शन के बराबर था, लैम्डा तुमने बढ़ा दिया तो ये वैल्यू एनर्जी ऑफ पैकेट वर्क फंक्शन से कम हो गई, और एनर्जी ऑफ पैकेट वर्क फंक्शन से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता। वही तो पढ़ा है अपन ने, ठीक है। सो इफ अगर लैम्डा ज़्यादा है लैम्डा कट ऑफ से, तो बताओ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उससे ज़्यादा पे नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा अगर ज़्यादा है कट ऑफ पर वर्क फंक्शन के बराबर था, ये वैल्यू अगर लैम्डा कट ऑफ से बढ़ गई तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, एनर्जी ऑफ पैकेट वर्क फंक्शन से कम हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। बताओ अगर लैम्डा बराबर है कट ऑफ के तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? हाँ होगा, बट के ई मैक्स 0 होगा, क्योंकि लैम्डा कट ऑफ पर एनर्जी ऑफ पैकेट वर्क फंक्शन के बराबर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस के ई मैक्स 0। लैम्डा अगर कम हो गया लैम्डा कट ऑफ से, हाँ भाई लैम्डा अगर कम हो गया लैम्डा कट ऑफ से मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी ऑफ पैकेट ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा विथ के ई 0 to के ई मैक्स। वो भी समझ लिया अपन ने, तो सेम है। अब अपन सवाल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर तुमने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, तो सवाल जरूर करना है, ठीक है। ओनली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस यू विल रियलाइज एवरीथिंग इज इन क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स। तब समझ में आता है सब कुछ जो अपन ने किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि क्लास 10th तक बच्चों की एक हैबिट होती है, थ्योरी पढ़ते जाओ, एग्ज़ाम में नंबर लाते जाओ, खुश रहो। दैट इज़ नॉट साइंस, ठीक है। साइंस अगर है तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। और वो क्या है ना, कुछ बच्चों को आगे समझ में आने वाला है, जब एग्जाम्स आएंगे और नंबर नहीं आएंगे वो रोएंगे, ऐसा कैसे हो गया, मैं 10th तक तो इतना जीनियस था, अचानक क्या हो गया। भाई 10th तक पढ़ने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि स्कूल्स अलग तरीके से सवाल पूछते हैं, ठीक है। सैडली आई डू नॉट थिंक दैट हमारा मोटो एक्चुअली इन जनरल अपने एजुकेशन सिस्टम का टू प्रॉपरली टीच साइंस है। मतलब मोटिव है अल्टीमेटली, बट ग्राउंड लेवल पे आते आते वो बस पास होना बन जाता है कि तुम पास हो जाओ, मेरी अच्छी ग्रेड आ गई, वही ज़िंदगी है। आई थिंक इट शुड बी
Are you enjoying science? Are you learning science? Are you using what you are learning in school in your real life? ठीक है, अगर रट के जाओगे और छापाओगे एग्जाम्स में तो तुमने कुछ समझ में थोड़ी आया, तुम तो लिख के आए हो, और दैट यू विल नॉट बी एबल टू यूज इन योर रियल लाइफ. जब तुम साइंस को समझोगे ना अच्छे से, तब रोज तुम्हें दिन भर देगा, अरे यार ये भी साइंस, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग इट. आई थिंक दैट शुड बी द मोटो. पता वो होगा ना, यू विल नॉट केयर अबाउट योर रैंक्स, ये कितनी रैंक आ रही है, क्या आ रही है. तुम्हें इतना मज़ा आएगा ना उसी में, अपनी दुनिया में भाई की चीज़ें समझने में. और ट्रस्ट मी, मैंने देखा है जो ऐसा करता है ना, आई थिंक द नेचर इज़ ऑनेस्ट. पता है, जो साइंस को ऑनेस्टली समझता है ना, अपने आप साइंस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, उसको बुलाते हैं भाई, बिकॉज दैट इज़ ऑनेस्टी. ठीक है, बट सैडली मैंने देखा भाई, मैं पढ़ाता हूँ, इतने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने देखा है क्लास, स्पेशली क्लास 10 तक, जिनका मोटो बस पास होना है स्कूल में. ठीक है, बट ऐसे लोग आगे नहीं जा पाते, क्योंकि एक समय आता है जब ऑनेस्टी काम में आती है, ऑनेस्टी टुवर्ड लर्निंग साइंस. ठीक है, साइंस इज़ नॉट अबाउट जस्ट रट लो और छापाओ एग्ज़ाम्स में. नंबर आएंगे 10 तक, और 11th में भी स्कूल में आ सकते हैं, बट जैसे ही एग्ज़ाम्स आएंगे, ठीक है, अच्छे कॉलेजेस के, लाइक IIT के, IIT JEE, ठीक है, मेंस होगा, ठीक है, नीट होंगे, ठीक है, ये सब जब एग्ज़ाम्स आएंगे ना, वो चेक करेंगे किसको साइंस आती है. और अगर तुम ये सब अच्छे से करके नहीं जाओगे ना, तो वहाँ रियलाइज़ होगा तुमने ज़िंदगी का कितना बड़ा घपला किया. और फिर देन यू विल नॉट एबल टू एंटर टू गुड कॉलेजेस, you will not be able to study with good people from good professors, and life will be a mess. और तुम्हारी 10th तक की जो जीनियसनेस थी ना, वो सब खा गायब हो जाएगी. ऑनेस्ट रहो साइंस के लिए, ट्रस्ट मी. समझो जितना समझना, मतलब जितना समझ सकते हो, अपने आप सब अच्छा होगा. ठीक है, पता नहीं मगर नहीं भी होगा, मतलब वन मोर थिंग, पता, जो साइंस को समझता है ना, वो एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम में कोशिश करे क्लियर करने का, नहीं भी होगा तो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो तुम्हारा मेन पर्पस था नहीं. साइंस सीखो भाई, दैट इज़ अनपैरेलल टू ऑल दिस जस्ट एंटरिंग इनटू कॉलेज. कितने लोग होते हैं जो अच्छे कॉलेज में आते हैं, कुछ नहीं कर पाते. कितने होते हैं जो लोकल कॉलेज जाते हैं और पता नहीं आगे कहाँ पर जाते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइफ में. दिस ऑल्सो डज नॉट मीन कि अपन अच्छे कॉलेज के लिए पढ़ना छोड़ दो. बच्चों को कुछ बोलना ना, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है. दे ऑलवेज, सम ऑफ द स्टूडेंट ट्राइंग टू फाइंड द ईजियर वे. समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है, सो एनीवेज, अब हम सवाल करेंगे. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इतना सवाल करना ज़रूरी है, और क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्टार्टिंग होता है 11th का. ये अगर मेरी बात समझ में आ गई, यू विल अंडरस्टैंड लेटर हाउ इम्पॉर्टेंट माई वर्ड्स आर. ठीक है, व्हाट आई जस्ट सेड. ठीक है, तो अपन सवाल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है? क्वेश्चन लिखो, पॉज कर देना है वीडियो, ट्राई करना है, फिर मैं आंसर बताऊंगा. आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वापस ट्राई करना है, और हार जाओ तो फिर सॉल्यूशन देखना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटअप, मेटल इज इरेडिएटेड विथ लाइट एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ 3.97 इंटू 10⁻17 जूल्स वॉज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरियम मेटल. समझाऊंगा मैं सवाल. ठीक है, पहला पार्ट होगा, what is the frequency of radiation corresponding to this value of energy? Will a blue light of wavelength 450 nanometer be able to eject electron? So, देखो समझा देता हूँ सवाल. वो बोल रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल को लाइट डालते हैं मेटल पे, इलेक्ट्रॉन निकलता है, पता है अपन को, भाई तो पढ़ा है अपन ने. बट जो मिनिमम, कम से कम इतनी एनर्जी लगती है फोटोन की, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर आता है बेरियम मेटल से. कम से कम इतनी लगती है. ठीक है, तो बताओ इस एनर्जी के, अब एनर्जी ऑफ फोटोन की तो कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है. फिर अगर ब्लू लाइट डालें, मान लो ये छोड़ दो, अगर अपन लाइट इस एनर्जी का छोड़ दो, ब्लू लाइट डालते हैं, तो बताओ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा. क्वेश्चन पॉज करो, ट्राई करो. आंसर इज 6 × 10⁻14 हर्ट्ज. और सेकंड का आंसर है यस. जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बार बार ट्राई करो. पॉज कर दो यहाँ अगर तुम्हें ट्राई करना. मैं आगे बढ़ता हूँ. सॉल्यूशन देखो क्या होता है. पहला पॉइंट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू. कोई बात नहीं, एनर्जी ऑफ पैकेट इज इक्वल टू
एच इंटू न्यू होता है भाई, पता है अपन ने एनर्जी ऑफ पैकेट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर अपन को न्यू निकालना है तो ई बाई एच कर दो, एसआई में रखेगा तो आंसर एसआई में आएगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज हो जाएगी। ई 3.97 10⁻⁻19 जूल्स है, एच 6.63 10⁻34 है, इज इक्वल टू 0 पॉइंट सॉल्व कर दो, ख़त्म, इतना आ गया। तो ये देखो ये हो गया 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आंसर, कुछ नहीं तो सिंपल था। अब अगर पूछे बता ब्लू, अब पहली बात इस फ्रीक्वेंसी कुछ स्पेशलिटी है क्या? हाँ, यही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसी पे मिनिमम एनर्जी, याद है, कम से कम एनर्जी पे बाहर आ रहा है, तो कम से कम वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मतलब ये वर्क फंक्शन है, ये फ्रीक्वेंसी, ये वर्क फंक्शन हो गया एनर्जी, और ये जो फ्रीक्वेंसी हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अब अपन काम करते हैं, ब्लू लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक होगा, कम आएगी तो नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं ब्लू के करस्पॉन्डिंग, इसको क्रिटिकल वेवलेंथ से भी कर सकते हैं, बट अपन फ्रीक्वेंसी से कर देते हैं। म्यू कैसे निकालते हैं? सी बाई, एक्चुअली म्यू अपन को निकालना है तो सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। तो सी 3 × 10⁻8 सी डिवाइडेड बाई लैम्डा 450 नैनो 10⁻⁹, वैल्यू कितनी आई? 3000 बाई 400 450 हो गया, कैलकुलेट कर लो, 10⁻14 ये बन गया। न्यू इज इक्वल टू 6.6 10⁻14 अप्रॉक्सीमेटली। ये फ्रीक्वेंसी है ब्लू लाइट की, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 × 10⁻14। बताओ होगा क्या? होगा, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, दैट्स इट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब जब तुम सवाल करोगे ना, मैथ्स लगाओगे, और ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आगे क्या क्या आने वाला है, बट यहाँ से चालू हो रही हैं चीज़ें। सो तब जाके फील आएगी कि अपन क्या बोल रहे हैं, एनर्जी ऑफ पैकेट क्या है, वो क्या है। जब खुद से सोचोगे ना तब समझ में आता है, क्योंकि अगर किसी के पढ़ाने से सब समझ में आ रहा होता तो भाई कितने जीनियस फिर रहे होते हैं यहाँ, कितने पढ़ाने, कितने लोग इनको सब कुछ आता है, वो पढ़ा देते, सामने वाला अंदर चला जाता और वो जीनियस बन जाता। जीनियस बनते हैं खुद से, सामने वाला गाइडेंस मिलता है, ठीक है। तो हम समझा रहे हैं, प्रैक्टिस करो, तुम जीनियस बन जाओगे। सो न्यू इज इक्वल टू 6.6 10⁻14 हर्ट्ज इज दी आंसर, और न्यू ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द Ke max of electrons ejected from copper plate when light of wavelength 253.7 नैनोमीटर। कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। टाइम लग रहा है, ठीक है, करो, कैलसी यूज़ मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आगे अपने लिए अच्छा चाहते हो तो, वरना एग्जाम्स में नहीं हो पाएगा, मैथ्स ही नहीं कर पाओगे। और पॉइंट इज यू आर बोर्न इन इंडिया, ठीक है। जब भयंकर कंपटीशन है, तुम नहीं कर पाओगे, हज़ारों कर रहे होंगे, रह जाओगे पीछे। 253.7 नैनोमीटर वॉस इंसिडेंट इज 0.24 EV। कैलकुलेट दी वर्क फंक्शन, समझाऊंगा मैं सवाल, ठीक है। 1 EV जो होता है उसकी वैल्यू, EV यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, 1.6 10⁻⁻19 जूल्स होती है, ठीक है, वो मैंने समझा दिया। सो क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स, क्योंकि फॉर्मूला उसी के लिए है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट पर लाइट डाल रहे हैं इतनी वेवलेंथ का, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका Ke max इतना है, तो वर्क फंक्शन कितना है, फॉर्मूला लगाना, आंसर आएगा। बट उसमें भी लोग गलती कर देते हैं, देखो समझ में आएगा, करो ट्राई। कर दिया तो यहाँ पॉज कर दो, ठीक है, और कर दिया, करो ट्राई, और आंसर इज 4.6 EV। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बार बार ट्राई करो, यहाँ पॉज कर दो, ट्राई करो, और जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं आया, हार गए, तो आगे देखो। एच सी बाय लैम्डा -5 वर्क फंक्शन Ke max होता है, पढ़ा है अपन ने। अब ध्यान रखो, तुम याद रखो, सेम यूनिट में सेम यूनिट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तुम बोल सकते हो 10 किलोग्राम -4 किलोग्राम इज 6 किलोग्राम। तुम ये नहीं बोल सकते 10 किलोग्राम -6 ग्राम इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, ये नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सेम यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एच सी बाई लैम्डा अपन रख देते, अगर ये मैंने सब SI में रख दिया तो ये जूल्स में आएगा, है ना। अच्छा, Ke max EV में दे रखा है, और अपन को EV में निकालना तो अपन ज़्यादा आसान है, अगर सबको EV में करते जाओ, या जूल्स में भी कर सकते हो, लेकिन फिर बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। H रख दो 6.6 10⁻30.3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई
253.7 इंटू 10⁻⁹, ये तो जूल्स में आएगा, है ना, सब ऐसा में रखा है। 1 EV इतना जूल्स होता है, तो जूल्स को अगर EV में कन्वर्ट करना है तो 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड कर दे, अब ये EV बन गया। नाउ EV ऑफ hc/λ माइनस वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू ke max EV में, जो 0.24 दे रखा है, सॉल्व करना, फाई आ गया, ये EV में। तो बड़ी आसानी से आप थोड़ा कैलकुलेशन करना है, कैलसी यूज मत करना। सो ये आएगा 4.9 EV, कर लो कैलकुलेट, माइनस 0. इसको स्टाइल लेके आ गए और फाई को स्टाइल ले गए, तो फाई आ गया 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ख़त्म। अब देखो, मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ऐसा इसलिए बिकॉज जिन बच्चों को जो बच्चे पढ़ते हैं उनको थोड़ा एग्ज़ाम का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। कंपटीशन है सर्वाइव करने के लिए इंडिया में भाई, यू विल हैव टू गो इनटू गुड कॉलेजेस, वरना लाइफ थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है, बट यू कैन स्टिल मेक इट, दे आर नॉट द अल्टीमेट आंसर टू लाइफ, बट थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू, देखो इसमें बड़ी मेहनत लगती है मल्टीप्लाई डिवाइड करने में, लंबा चौड़ा लगता है। इसको एक सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, एनर्जी hc/λ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, इस पूरे को कन्वर्ट कर लेते हैं 12400/λ इन EV में फॉर्मूला बन जाता है ये। मतलब अगर तुम्हें मान लो लैम्डा दे रखा है एंगस्ट्रॉम के अंदर, तो E निकालना है, तो 12400 को डिवाइड कर दो लैम्डा से, बट एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, जो वैल्यू आएगी वो EV में एनर्जी देता है। या उल्टा कर सकते हैं, लैम्डा को यहाँ ले जाओ, E को नीचे ले आ जाओ, तो E को EV में रख दोगे यहाँ पर नीचे लाके, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, काम चलता है इससे, ठीक है। तो एग्जाम्स वगैरह में बिकॉज थोड़ा सोचना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है बहुत, तो एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है, बट जनरली एग्जाम्स ऐसे देते हैं कि इतनी कैलकुलेशन हो ना, और कई बार तो वो इस वैल्यू के हिसाब से देते हैं। अच्छे एग्जाम तो फॉर्मूले बोल देते हैं, ये यूज़ कर सकते हो, E इज इक्वल टू hc/λ। तो अगर एनर्जी निकालना है अपन को, तो 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रख देंगे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा सीधे। देखो कैसे, E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, बट ये किस में था, नैनो में, है ना। इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं किस में, एंगस्ट्रॉम में, तो 2537 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। डिवाइड कर दो, सीधे आंसर आएगा 4.9 EV, दैट्स इट। इट इज़ मच ईजियर इन कैलकुलेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो काम है सब बताना, थोड़ा बहुत सब देखना है अपन को एग्जाम के लिए भी। सो इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो। तो समझ में आ रहा है क्या किया है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a certain metal was irradiated with light having a frequency of 3 into 10⁻⁻16 second inverse या hertz, the photoelectrons, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फोटो बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटोन की वजह से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, emitted had twice the kinetic energy as did the photoelectrons emitted, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब, when same metal was irradiated with light, calculate hertz, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दी मेटल। ट्राई करो, यहाँ पॉज कर दो, ट्राई करो, और अगर ट्राई कर लिया है तो आंसर इज 10⁻16 हर्ट्ज। नहीं आया तो बार बार ट्राई करो, आ गया तो आगे बढ़ो, हार जाओ तो आगे बढ़ो। यहाँ पॉज कर दो, ट्राई करो, अपन आगे बढ़ेंगे। जब भी मैंने पॉज बोला है तो पॉज कर देना अगर ट्राई करना है तो। एनीवेज, सॉल्यूशन, पहला केस, जब लाइट डाला इतना फ्रीक्वेंसी का, फॉर्मूला पता है, h nu माइनस फाइव इज ke max, सो h इंटू न्यू 10⁻16 माइनस फाइव किसके बराबर होता है, ke max के बराबर, पहले केस में। दूसरा केस देखते हैं, उसने बोला सेकेंड केस में हमने फ्रीक्वेंसी डाला है कितना, 2 इंटू 10⁻16, वर्क फंक्शन सेम रहेगा, सेम मेटल यूज़ किया है, ke max कुछ और आएगा। अच्छा पहली बात तो बताओ, ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, ke max, ये वैल्यू अगर छोटी हो तो ये ke2 क्या होगा, छोटा होगा। और वो बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted has twice the kinetic energy as did the photo electrons emitted when same metal was, obviously वो खुद बोल रहा है ये वाला ज़्यादा है इस वाले से, और कितना ज़्यादा है, डबल है, twice the kinetic energy। तो इस इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं होगी, लिखी है तो उसको यूज़ करना है। तो ke1 जो है वो बोल रहा है सवाल ke2 के डबल है, तो इक्वेशन बन गई, बार फिर इक्वेशन आ गई, इक्वेशन से ही सब कुछ है, इक्वेशन बन गई,
KE1 इज इक्वल टू 2 KE2, और मैंने बताया था बहुत पहले, अपने कई बार देखा था, इक्वेशन बना के जो पता है उसको यूज़ करके वो पता करते हैं जो नहीं पता, ठीक है। और क्या नहीं पता है, उसने क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं, KE1 ये है h इन 3 × 10⁻16 माइनस फाइव है, और फाइव को अपन क्या बोल सकते हैं, h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आया था अभी। और ये जो है डबल ऑफ KE2 है। KE2 कितना है, h इंटू 2 ट्वाइस ऑफ h इंटू 2 × 10⁻16 माइनस फाइव। फाइव क्या है, h न्यू टी एच, याद है बताया था, वर्क फंक्शन इज h इंटू न्यू टी एच। h सब जगह चला गया, बड़ी आसानी से आ गया, 3 × 10⁻16 माइनस न्यू टी एच इज 4 × 10⁻16 माइनस 2 न्यू टी एच। इसको इस साइड ले गए तो 2 म्यू टी एच माइनस न्यू टी एच आ गया सिंपली 10⁻16 हर्ट्ज। दिस वॉज द थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन करना है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन है, बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जो लोग सिर्फ बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और एकदम NCERT के हिसाब से फॉलो करना है, तो NCERT में यहाँ तक पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ बोर्ड के लिए, और तो और आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सब बाद में आएगा, फिजिक्स में आएगा, सब जगह आएगा, ठीक है। मैं एक साथ पूरा पढ़ा रहा हूँ, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो बच्चे 11th में उन्हें नहीं देखना अभी सर, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको साइंस ले लिया है, सिर्फ पास करना है, और भी ये मतलब उनके अलग मोटिव हैं, पापा का बिजनेस है वो संभालना है, ठीक है, सिर्फ पास करना है साइंस में 12, तो अलग बात है, ज़्यादा हिम्मत नहीं करनी अभी, सबकी अपनी इच्छा है। बट मुझे फिर भी लगता है जिसने यहाँ तक पढ़ा है ना, जिसने यूट्यूब पे इतना टाइम पास छोड़ के ये सब किया है, वो ऑब्वियसली बहुत कुछ करने के लिए कर रहा है, तो आगे बहुत कुछ पढ़ना है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ेंगे, सब पढ़ना है। ये NCERT में नहीं मिलेगा, अभी आएगा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के NCERT में नहीं मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, ठीक है। तो सब पढ़ना है अल्टीमेटली, और यहाँ सारा समझ सकते हो, मैंने इतना पढ़ा है, बच्चों को पूरा समझ में आता है, ठीक है। तो अपन समझेंगे आगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर सवाल करेंगे। बट जिसको केमिस्ट्री NCERT फॉलो करनी है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यहाँ तक, वो यहाँ तक रुक जाओ, आगे उनको आगे जो बताने वाला हूँ अभी ज़रूरत नहीं है, बट उनको आगे पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है समझते हैं।